गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिस पर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया सभी पर बहुत सारी बातें लिखी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं और पढ़ी जा रही हैं। हमारे देश का वो किसान जो वस्तुतः इस देश के लिए भगवान है, आज वह भी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जब भारत की भूमि कोरोना के कहर से त्रस्त थी, तो इसी बीच में भारत की सरकार ने 5 जून को अध्यादेशों के माध्यम से किसानों के संबंध में 3 अध्यादेश जारी किए। आज की क्लास में हम लोग इन अध्यादेशों पर सूक्ष्मता के साथ विचार करेंगे। उनके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, इस पर बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं भारतीय किसानों के सम्मान में चंद पंक्तियां कहना चाहता हूं। मैं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं कि वास्तव में भारतीय जो किसान है, वो किसान भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है। साथ ही साथ मैं भी बताना चाहता हूं कि अतीत काल में जो हम लोगों ने एक जीवन में ऊंचाइयां पाई थी, जो भारत सपनों की भूमि था, उस सपनों की भूमि को बनाने में इन्हीं किसानों का सबसे बड़ा योगदान था। तो मैं आप सब लोगों के सामने भारतीय किसानों के दर्द को चंद पंक्तियों के माध्यम से पहले रखना चाहता हूं, और उसके बाद फिर मैं इन तीनों किसान बिलों के ऊपर, जो बिल नहीं सॉरी अधिनियम बन चुके हैं, इन अधिनियमों के ऊपर एक एक करके आऊंगा। आखिर किसान इसका विरोध क्यों कर रहा है, आखिर इसमें क्या क्या बातें हैं, सरकार का पक्ष कहाँ तक सही है, विपक्ष कहाँ तक सही है। आज की क्लास में हम लोग इन सारे मुद्दों पर विचार करने जा रहे हैं। तो आइए 10 लाइन की कविता सुन लीजिए। भारतीय किसान। दर्द को पिया, दुखों में जिया, दर्द को पिया, दुखों में जिया, जीवन जमीन सब हो गए बंजर। दर्द को पिया, दुखों में जिया, जीवन जमीन सब हो गए बंजर। कितना सहें, चुप कैसे रहें, टूट गए हम अंदर ही अंदर। कब आई बुढ़ापा, कैसे बीत गई जवानी, कब आई बुढ़ापा, कैसे बीत गई जवानी। यही है हम बेबस किसानों की कहानी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भारत का किसान किस प्रकार से अंदर अंदर टूट रहा है, यह तो भारतीय क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट 2015 बताती है। इंडियन क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट का कहना है कि 1995 से लेकर 2015 ईस्वी तक भारत में कुल 2,96,438 किसानों ने आत्महत्या कर ली। अगर आप इस 25 साल का औसत निकालोगे तो प्रत्येक वर्ष भारत में 12,000 किसान मौत को गले लगा ले रहे हैं। यदि आप दिन के हिसाब से देखोगे तो प्रत्येक दिन 33 किसान भारत में मर रहे हैं, और महाराष्ट्र राज्य की स्थिति बहुत खराब है। वहां पर औसत है 160 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा है। वह किसान जो हमें जीवन दे रहा, मैं आगे आपको बताऊंगा कविता के माध्यम से, जो हमें जीवन दिया, क्या हमारा कुछ कर्तव्य, कुछ फर्ज नहीं बनता क्या उसके लिए? क्या हमारी सरकार का कुछ फर्ज नहीं बनता क्या उसके लिए? तो आइए हम कविता को आगे बढ़ाएं कि दर्द को पिया, दुखों में जिया, जीवन जमीन सब हो गए बंजर। कितना सहें, चुप कैसे रहें, टूट गए अंदर ही अंदर। तब आई बुढ़ापा, कैसे बीत गई जवानी। यही है हम बेबस किसानों की कहानी, यही हम बेबस किसानों की कहानी। हमने अपने छाती में इस देश के बड़े घाव देखे हैं। इतिहास कहता है भैया मेरे कि भारत का जो किसान है, उसने यहां देखा कैसे अखमेनियन साम्राज्य, कैसे कुषाण, हून, शक, पहलव, साथ अरब, तुर्क, मुगल, अंग्रेज
और न जाने कितनी यूरोपीय कंपनियां आई और हमें लूट कर बर्बाद करके चली गई। हालांकि मुगल यहीं पे आके रह गए, हालांकि तुर्क यहीं पे आके रह गए, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि इस देश पर बड़े बड़े घाव लगे और इन सभी घावों का साक्षात्कार हमारे भारत के किसानों ने किया। तो हमने अपने छाती में इस देश के बड़े घाव देखे हैं, कभी छोटे तो कभी लंबे धूप छांव देखे हैं। और सुनो, न थी मशीनें और न ही सेवा क्षेत्र का फैला ऐसा जाल था। सुनो, न थी मशीनें न ही सेवा क्षेत्र का फैला ऐसा जाल था, क्योंकि आपको पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से किसानों पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। भारत आज भी गांव का ही देश है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि रूस, जो भारत से लगभग 7 गुना बड़ा है, वहां पर लगभग 33,000 गांव है। अमेरिका, जो लगभग 3 गुना बड़ा क्षेत्रफल में, वहां मात्र 22,000 गांव है। भारत में 6,52,000 गांव है। इस गांव में जन रहते हैं मुख्य रूप से किसान और मजदूर। यह भाई मेरे, यह किसान और मजदूरों का देश है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यह जो हमारी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में किसानों ने बहुत कुछ दिया है। तो आगे की पंक्ति है कि फिर भी खुशियों के मेले थे और हर कोई माला माल था, कि जब यहाँ पर न सर्विस सेक्टर था, कुछ नहीं था, किसी का जाल नहीं था, न इंडस्ट्री थी, फिर भी खुशियों के मेले लगते थे और हर कोई माला माल था। आपको बताना मैं चाहूंगा कि 17वीं ईस्वी में भारत की जीडीपी थी वह 9,075 करोड़ डॉलर थी। 9,075 करोड़ डॉलर। और आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि उस समय चीन का सकल घरेलू उत्पाद मात्र था 8,280 करोड़ डॉलर। एक बार फिर से सुन लो, डाटा याद कर लो कि भारत की अर्थव्यवस्था उसमें दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी 1700 ईस्वी। और ये आप नहीं बता रहे हैं, यह वाशिंगटन पोस्ट में छपी रिपोर्ट है। मेडिसन रिपोर्ट कहती है कि 1700 ईस्वी में भारत का जो जीडीपी था वह था 9,075 करोड़ डॉलर और चीन का था 8,220 करोड़ डॉलर। हम अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पर थे। तो हमारी उपज से, मतलब किसानों की उपज से, यह मुल्क अर्थव्यवस्थाओं का सिरमौर था। सोने की चिड़िया थे हम कभी, वह भी जीवन का एक दौर था। कोई कहता था हमें कामनाओं की भूमि, तो किसी के लिए हम सपनों के संसार थे। अपने सभ्य होने पर गर्व करने वाले भी हमें लूटने को बेकरार थे। अंग्रेज लोग जो कहते थे हम सभ्यता का पाठ पढ़ा रहे हैं दुनिया को, वो भी हमें लूट पाट रहे थे, क्योंकि हमारा देश धन धान से परिपूर्ण देश था। तो कोई कहता था कामनाओं की भूमि, तो किसी के लिए हम सपनों के संसार थे। अपने सभ्य होने पर गर्व करने वाले भी हमें लूटने को बेकरार थे। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, अब बातें रह गई है सिर्फ जुबानी, बदल गई है अब सारी कहानी। अब बातें रह गई है सिर्फ जुबानी, अब बदल गई है सारी कहानी। गरीबी और तृप्ति सताती है मन को, अखियों के पानी भिगोते हैं तन को। कभी बाढ़, कभी सूखा, तो कभी फसलों पर ओलों की मार है। कभी बाढ़, कभी सूखा, तो कभी फसलों पर ओलों की मार है। जो कुछ आगे बच जाता है, माफ करना मुझे इस लाइन के लिए, जो कुछ आगे बच जाता है, फिर आगे खड़ी क्रूर सरकार है। अब तो हमारे बच्चे ही भरपेट दानों के लिए मचलते हैं, पेट भी खाली, हृदय भी खाली, अब हम ही भरी थाली के लिए तरसते हैं। कोई कहता हमें बेचारा, कोई कहता हम बेबस किसान हैं। जो दुनिया को अन्न खिला रहा हो, जो दुनिया का पेट भर रहा हो, यह कैसी बेबसी की बात है कि उसको बेचारा कह देते हैं लोग। कोई कहता किसानों को बेचारा, कोई कहता हम बेबस किसान हैं, और कोई हमें हिकारत से देखता तो कोई करता हमारा अपमान है। पर मेरे भाइयों, मैं बताऊं, सच ये है, ये किसान नहीं तो ये धरती शमशान है। मानो न मानो, पर किसान इस धरती का दूसरा भगवान है। तो
मैं अपनी इस कविता के माध्यम से भारत के जो 12 करोड़ किसान हैं, इन सभी किसानों को मैं प्रणाम करता हूं और मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आज इस देश में किसानों के नाम पर जो राजनीति हो रही है यह नहीं होनी चाहिए। कितना वे मेहनत करते हैं, कितनी मशक्कत करते हैं। आप समझ लो कि भारत की अर्थव्यवस्था में इनका सकल घरेलू उत्पाद में इनका 16% योगदान है। दूसरी तरफ हम विश्व की बात करें तो विश्व में 60% आबादी विश्व की खेती बाड़ी से अपना जीविका चलाती है, लेकिन वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान मात्र 6.4% है। जो लोग कहते हैं कि भारत में किसान की उत्पादकता बहुत कम है, ठीक है, उत्पादकता कम है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कम करते हैं, लेकिन अपना खून पसीना बहाकर वे अपने आप को जला करके भी भारत को अन्नपूर्णा बना चुके हैं। आज हमारे एफसीआई की गोदामों में अनाजें सड़ जाती हैं, इतना बम्पर क्रॉपिंग हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 1950 में देश आजाद हुआ था उस समय हम लोग मात्र 38 मिलियन जो ये था आप मिलियन लाख टन अनाज का उत्पादन करते थे। आज यह 285 मिलियन लाख टन हो चुका है। 285 मिलियन लाख टन हो चुका है। और आपको बताना मैं चाहूंगा कि गेहूं तो सुपरस्टार है, 15 गुना गेहूं का अधिक उत्पादन, चावल का भी 8.5 गुना का लगभग उत्पादन हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि किसानों ने बहुत जी तोड़ मेहनत की इस देश को खड़ा करने में, और अगर आज यह देश उनके दर्द के साथ खड़ा न हो पाया तो उनका श्राप लग जाएगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। स्थिति यह है, किसान बेचारा पैदा तो कर रहा है लेकिन उसका जो प्रतिफल है कोई और लेकर चला जा रहा है। कहते हैं कि किसान का के खेत से जब थाली तक पहुंचती है, लोगों के थाली तक पहुंचती है अनाज, तो भारत में यह अनाज 65% महंगी हो जाती है। आपको बताना चाहूंगा यूरोप में यह मात्र 10%, इंडोनेशिया में 25%। आप सोच सकते हो कि भारत में किसानों की क्या स्थिति है। उत्पादन कर रहे हैं लेकिन उसका लाभ कोई और लेके जा रहा है। कौन है इस क्रीड़ा में शामिल? कौन है जो किसानों के दर्द को बढ़ा रहा है, उनकी पीड़ा में कीड़ा कर रहा है? आइए हम लोग इन बिलों के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। भारत की सरकार ने तीन जो अधिनियम पारित कर दिए हैं, हम लोग इन तीनों अधिनियमों पर बात करते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कि भारतीय किसान अधिनियम के संवैधानिक प्रावधान क्या हैं। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ पास्ट फार्मर्स एक्ट। सॉरी, संवैधानिक नहीं संवैधानिक। तो भारतीय किसान अधिनियम के संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो भारतीय किसान अधिनियम के संवैधानिक प्रावधान क्या हैं। दूसरा, व्हाट आर एक्ट्स एंड देयर मेन प्रोविजंस। इस अधिनियम के प्रावधान क्या हैं और इस अधिनियम क्या है और इसके प्रावधान क्या हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे व्हाई एक्ट्स आर अपोज्ड बाय ए सेक्शन ऑफ फार्मर्स। इस अधिनियम का कुछ किसान के लोगों के द्वारा, कुछ किसान समूहों के द्वारा क्यों इसका किया जा रहा है विरोध। हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। आइए टाइम बिना कील किए हुए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारतीय किसान अधिनियम का संवैधानिक प्रावधान क्या है। सुनो, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा बेहतरीन संविधान, और इस संविधान में बड़ी स्पष्ट तरीके से लिख दिया गया है कि किन किन मामलों पर केंद्र कानून बना सकती है, किन पर राज्य बनाएगी और किन पर दोनों को अधिकार होगा। जब सवाल आता है कि जो किसान जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पर कानून कौन बना सकेगा, तो यहां पर बताना चाहूंगा कि इसे भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के इसे सेकंड लिस्ट में रखा गया है, द्वितीय सूची में रखा गया है। सेकंड लिस्ट मतलब हो गया कि स्टेट लिस्ट, अर्थात इसे राज्य सूची का विषय बनाया गया है। राज्य सूची का एंट्री नंबर है 14।
एंट्री नंबर है 14, प्रविष्टि 14। एंट्री नंबर 14 कहता है कि जो राज्य होगी वह क्या करेगी, वह कृषि के संबंध में, कृषि और कृषि एजुकेशन के संबंध में वह कानून बना सकेगी। लेकिन इसी के साथ साथ कॉन्करेंट लिस्ट भी है। तो मैं एक बात आपको और यहां पर बता दूं कि स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकार को जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सेंटर या केंद्र इस पर कानून नहीं बना सकता। केंद्र भी इस पर कानून बना सकता है, केंद्र को भी अधिकार है इस पर, और इसके लिए भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद हैं, 249 और 250। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 कहता है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत के द्वारा कोई प्रस्ताव पारित कर देती है तो भारत की संसद के द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाया जा सकता है। हाँ, शर्त यह है कि वह जो कानून बनेगा उसकी अवधि सिर्फ 1 वर्ष की होगी। हाँ, हालांकि आगे इसी प्रक्रिया को बढ़ा करके इसे फिर से बढ़ाया जा सकता है। और 250 कहता है कि अगर भारत में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में भी केंद्र की सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकेगी। आप कहोगे सर जी यहां पर तो न 49 का प्रयोग किया गया न 250 का प्रयोग किया गया, फिर केंद्र की सरकार ने एग्रीकल्चर पर कैसे कानून बना दिया। हाँ, एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो बाजार है, मंडी, तो इसके बारे में भी बताना चाहूंगा मैं कि एंट्री नंबर 28 है आपकी स्टेट लिस्ट का, एंट्री नंबर 28। तो उसमें भी है कि जो मंडियां हैं, बाजार हैं, इसके बारे में भी कानून कौन बनाएगा, इसके बारे में भी कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकार के पास ही है। ये सवाल यह है कि 3 अधिनियम बनाए गए, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, मतलब कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020। दूसरा फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं अधिनियम 2020। और तीसरा एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ये जो 3 कानून भारत की संसद के द्वारा बनाए गए, आखिर इसके पीछे उनका क्या संवैधानिक बल है, किस आधार पर उन्होंने बना लिया। सुनो, राज्य की सरकारें जो कह रही है कि भारत के किसानों के बारे में जो कानून बनाया गया, केंद्र की सरकार ने बनाया, संसद ने बनाया, यह वास्तव में संघीय व्यवस्था का उल्लंघन है। मैं बताना चाहूंगा ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको पढ़ना चाहिए भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची का जो लिस्ट नंबर 3 है, लिस्ट 3rd अर्थात कंकरेंट लिस्ट, उस कंकरेंट लिस्ट में आपको एंट्री नंबर, प्रविष्टि नंबर है 33। जो यहां पर एंट्री नंबर 33 है, प्रविष्टि नंबर 33, यह कह रहा है कि अगर किसी से संबंधित कोई ट्रेड या कॉमर्स की बात होगी, व्यापार वाणिज्य की बात होगी, तो वहां पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होगा। लेकिन आपको जानना चाहिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 यह भी कहता है अगर केंद्र राज्य दोनों ने कानून बना दिया तो जाहिर सी बात है कि अगर केंद्र का कानून उस पर बन गया तो फिर राज्य का कानून की कोई मान्यता नहीं होगी। चूंकि केंद्र ने इस पर कानून बना दिया, इसलिए केंद्र की कानून की मान्यता होगी। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के 3री सूची में जो 33वीं प्रविष्टि है, 33 है एंट्री नंबर, उसके आधार पर भारत की संसद ने ये तीनों अधिनियम बनाया।
पहले ये ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया, फिर अधिनियम बनाया गया। इस प्रकार से ये अधिनियम निश्चित रूप से गैर संवैधानिक नहीं है। जो कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पर केंद्र को बनाने का अधिकार ही नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। भारत की संसद को इन तीनों कानूनों को बनाने का पूरा अधिकार है। ठीक है, तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं बताना चाहूंगा, अगर ये आए आपसे कि जो ये तीन फार्मर्स एक्ट पारित किए गए, तो यह अधिनियम भारत की सरकार ने, भारत की संसद ने किसके आधार पर बनाया, तो आपको बताना चाहिए 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची। फिर आगे लिस्ट 3 का संबंध किससे भाई, कंकरेंट लिस्ट से, कंकरेंट लिस्ट से अर्थात समवर्ती सूची से। और समवर्ती सूची में कितने हैं, कुल मिलाकर के मूल संविधान में 47 इसमें एंट्रीज थी, जो बाद में 5 और बढ़ाई गई ABC करके, एक A करके, तो 5 होकर 52 हो गई है। इसमें जो प्रविष्टि नंबर, एंट्री नंबर 33 है, वह कहता है कि भारत की संसद क्या करेगी, अगर ट्रेड एंड कॉमर्स की बात होगी एग्रीकल्चर संबंध में, तो उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो संवैधानिक प्रावधानों की बात अगर की जाए, तो भारत की सरकार ने, भारत क्या किया, उन्होंने जो फार्मर्स एक्ट बनाए, 3 फार्मर एक्ट बनाया। ये फार्मर एक्ट 7वीं अनुसूची के दूसरी सूची में जो कंकरेंट लिस्ट है, उसके एंट्री नंबर 33 के आधार पर यह बनाया गया है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि ये तीनों जो अधिनियम है, ये तीनों अधिनियम क्या हैं। तो देखो एक बार आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो, ये 3 अधिनियम हैं। पहला है आपका फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, अर्थात कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020। दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं अधिनियम 2020। और तीसरा एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, अर्थात आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। तो मैं इनके बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा। सुनो, देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये पहले ये तीनों अधिनियम लाए गए ऑर्डिनेंस के रूप में। अध्यादेश के रूप में। बस 1 मिनट के ऊपर जब भारत की संसद सत्र में ना हो, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार होगा कि वे अध्यादेश जारी कर सकेंगे। यदि राष्ट्रीय हित की बात होगी तो वे अध्यादेश जारी कर सकेंगे। और इस अध्यादेश का असर कैसा होगा, तो इस अध्यादेश का असर लॉ या कानून की तरह होगा। लेकिन आगे यह भी लिख दिया गया है कि जब यह संसद सत्र में आएगी, तो संसद के सत्र में आने के 6 सप्ताह के अंदर, 6 वीक के अंदर अगर यह पारित हो गया तो यह अधिनियम बन जाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। 14 सितंबर 2020 को भारत के संसद का मानसून सत्र आया और इस मानसून सत्र में भारत की सरकार ने संसद के माध्यम से 7 दिनों के अंदर 25 अधिनियम पारित किए और इन 25 अधिनियमों में 3 किसानों के संबंधित अधिनियम हैं। जब से यह ऑर्डिनेंस
5 जून को भारत के राष्ट्रपति ने यह ऑर्डिनेंस 5 जून 2020 को लेकर आए थे। जब से ऑर्डिनेंस आया तब से किसान और बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां जो हैं इसका विरोध करते आ रही हैं। आइए हम लोग एक एक करके पहले प्रावधान देखेंगे कि आखिर ये तीनों लोग क्या हैं और इन पर विरोध क्यों हो रहा है, यह विरोध जायज है कि विरोध नाजायज है, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पहले वाले कानून के बारे में। तो सबसे पहला देखो कानून है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020। कुछ लोग इसको हिंदी में ट्रांसलेट जो करते हैं तो सुविधा की जगह में कुछ लोगों ने इसका सरलीकरण भी कर दिया है, लेकिन जो भारत की सरकार के वेबसाइट पड़ा हुआ वो सुविधा ही है। तो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020। सबसे पहला आएगा कि यह भारत में किस तिथि को यह अधिनियम लागू हुआ। तो आपको बताना चाहिए कि यह वास्तव में भारत में पहले तो यह पास कब हुआ, पारित कब हुआ। सुनो, पहले बिल आता है विधेयक, और विधेयक जब लोकसभा राज्यसभा में पारित हो जाता है, राष्ट्रपति जब साइन बना देते हैं तो वह बन जाता है आपका अधिनियम। तो यह पारित हुआ मतलब यह अधिनियम बन गया किस तारीख को, 27 सितंबर 2020 को। लेकिन यह लागू कब से माना जाएगा, तो भारत के गजट में जब देखो कोई भी अधिनियम पारित होता है तो जनता के सूचनार्थ उसको भारत के गजट में छाप दिया जाता है। तो भारत की गजट में यह लिख दिया गया, इसको इम्प्लीमेंटेड माना जाएगा, इसको लागू माना जाएगा। किस तिथि से, तो लागू माना जाएगा इसको 5 जून 2020 से। विद्यार्थी यहां पर गलती कर बैठता है, वो सोचता है कि पारित जब हुआ अधिनियम कब भाई, यह पारित हुआ 27 सितंबर 2020 को, तो 5 जून 2020 से लागू कैसे माना जाएगा। तो आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि यह 5 जून 2020 से लागू इसलिए है क्योंकि यह पहले आया अध्यादेश या ऑर्डिनेंस के रूप में, यह अध्यादेश के रूप में आया, इसलिए इसको माना जाएगा कि यह लागू हो गया 5 जून 2020 से। अब इस अधिनियम में क्या मुख्य प्रावधान है, क्यों इस पर इतनी ज्यादा बातें हो रही हैं, सुनो। इसका जो मुख्य प्रावधान है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, इसका जो मुख्य प्रावधान है वो यह है कि अब से भारत का जो किसान है वह अपने उत्पाद को, वह अपने प्रोड्यूस को कहीं भी मुक्त रूप से फ्रीली कहीं भी वह बेच सकता है, कहीं भी अब बेच सकता है। आप बोलोगे बहुत सारे लोग कि सर जी अभी भी तो हम लोग जहां चाहते थे वहीं बेच देते थे, क्योंकि भारत में 95% किसान ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे किसान हैं। जो बड़े किसान हैं वो इस बात को अच्छी प्रकार से समझते हैं कि वो पहले अपना उत्पाद बेचते थे कहां पर, तो पहले उत्पाद बेचते थे आपको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज में, एपीएमसीज में। आप बोलोगे सर जी एपीएमसीज क्या है भाई, कि किसान अब अपना उत्पाद मुक्त रूप से कहीं बेच सकता है। भारत की सरकार के इस बात का वाला विरोध हो रहा है। आप कहोगे मुक्ति मिल गई, कहीं बेचो मतलब इतना इतना सब चीज अच्छा ही अच्छा रहेगा, हमारी मर्जी हम कहीं बेच लें। नहीं, यहाँ पर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो इसका विरोध का कारण पहले समझ लो। पहले आपको समझना पड़ेगा एपीएमसी क्या है, कैसे यहाँ पर खरीद बिक्री होती है, इसमें एफसीआई क्या है, तो 2 4 5 बातें होंगी जो आपको समझना पड़ेगा, तब हम लोग इस पर आगे सही बात कर पाएंगे। सुनो, भारत में आजादी के पहले ही अंग्रेज लोगों ने अपने मैनचेस्टर के जो कॉटन मिल थी
उन कॉटन मिलों को कपास समय पर मिले, इसके लिए उन्होंने नियंत्रित बाजार आरंभ कर दिया। और हैदराबाद में 1886 में सबसे पहली बार एक रेगुलेटेड मार्केट थी, जिसमें क्या होता था, गवर्नमेंट वहां पर सीधे किसानों से खरीदारी करती थी। जब देश को आजादी मिली 1947 में, तो 47 संविधान जब लागू हुआ, तो संविधान लागू होने के समय 1950 में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1950 में भी भारत में कुल 250 एग्जैक्टली 248 250 के आसपास नियंत्रित मंडियां थी, जहां पर लोग जाकर के अपना माल और बेचते थे। मतलब यह नहीं कि आपका बड़ा माल है, आप कहां बेचोगे, तो नियंत्रित मंडियां जहां पर सरकार खरीद लेती थी। लेकिन चूंकि कृषि राज्य सूची का विषय था, इसलिए केंद्र की सरकार ने इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। लेकिन मैं बताना मैं चाहूंगा कि भारत में होता यह था कि किसान लोग अपना फसल जब तैयार करते तो तैयार करके वो बनिया के पास लेकर जाते थे। बनिया मतलब यहाँ पर महाजन है, जो लोग उनसे माल खरीदते थे, लेकर जाते, और अब महाजन औने पौने दाम में उनके माल खरीद लेता, और बेचारे किसान के बच्चे जो लहलहाती खेतों की ओर अकुलाई नजरों से देखते थे कि फसल तैयार हो जाएगी तो हमारा पेट भरेगा, वो किसान का भूखा बच्चा भूखा ही सो जाता था। तो योजना आयोग ने 1955 में राज्य की सरकारों को सलाह दिया कि आप लोग एक मार्केट बनाइए, मंडियां बनाइए, जहां पर मंडियों में जाकर के किसान क्या करे, वो अपना माल बेचे, और हम क्या करेंगे, हम वहां पर उनको कुछ न कुछ न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। यह योजना आयोग का प्रस्ताव था 1955 में। लेकिन चूंकि कृषि किसका विषय था, कृषि विषय था आपका राज्य सूची का विषय, इसलिए केंद्र उस पर कुछ नहीं कर सकती थी, तो वहां पर कुछ नहीं किया केंद्र ने। केंद्र की जो योजना आयोग थी, योजना आयोग ने ऐसा सलाह दिया था। योजना आयोग के इस सलाह पर विचार करते हुए, इसको समझते हुए क्या किया कि भारत में 1960 में बिहार राज्य ने एक अधिनियम लाया, जिस अधिनियम को हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट कहते हैं। 1960 में बिहार में सबसे पहले एपीएमसी आया बिहार में। एग्री कल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज, आप कह सकते हो ऐसे इसको कि कृषि उत्पाद बाजार समितियां। कृषि उत्पाद बाजार समिति, और सीधे सीधे लोग इसको बाजार समिति भी कहते हैं, मंडी भी कहते हैं इसको। तो यही मंडी है, यही बाजार समिति है। तो सबसे पहली जो मंडी है वो 1960 में बिहार ने इसका कानून लाया। इसके बाद 1963 में फिर ऐसा ही कानून आपको महाराष्ट्र ने लाया। 1964 में ऐसा ही कानून फिर उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर आई। 1971 में ऐसा ही कानून फिर लेकर आ गया मध्य प्रदेश। मैं इसको लिख देता हूं आप लोग की परीक्षा के हिसाब से के लिए सुनो। जो एपीएमसी एक्ट है, अर्थात मंडी का के लिए अधिनियम, तो इस मंडी का अधिनियम सबसे पहले 1960 यहां हो गया, फिर ये हो गया 1900 आपका हो गया 62, और 63, फिर हो गया 1964, फिर हो गया 1971। तो सुनो, 1960 में पहले बिहार का एपीएमसी एक्ट आया था। 1963 में आया था पंजाब का। 1964 में आ गया था उत्तर प्रदेश का। 1971 में आ गया था मध्य प्रदेश का, और राज्य भी बीच में ऐसी एपीएमसी लेके आ गए। कहने मतलब है कि 1960 से लेकर 70 के दशक में भारत में एपीएमसी मार्केट अर्थात एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी अर्थात बाजार समितियां, मंडियों की स्थापना इन अधिनियमों के माध्यम से की गई। हालांकि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बिहार राज्य ने 2006 में इसको
ये जो एपीएमसी एक्ट था उसको डिलीट कर दिया। अब वहां पर कोई भी एपीएमसी मार्केट या मंडी नहीं है। और झारखंड राज्य ने भी 2000 में एपीएमसी एक्ट बनाया हुआ था, जो बिहार वाला था उसी को एडॉप्ट कर लिया था, लेकिन 2019 में उन्होंने मॉडल एपीएमसी जो केंद्र की सरकार लेकर आई थी उसको उन्होंने एडॉप्ट कर लिया। तो बिहार और झारखंड जो हम लोग के आसपास दो राज्य हैं, वहां पर इस प्रकार की अब कोई भी मंडी नहीं है। लेकिन यह मंडी आपको पंजाब में है, हरियाणा जब 1966 में आया तो हरियाणा में भी यह मंडी आ गई। तो ये आपका पंजाब में है, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, इन सब राज्यों में ये मंडियां हैं। अब सवाल यह है कि आखिर एपीएमसी मंडियों में कैसे क्या होता है कि इसके कारण से इतना अधिक विरोध हो रहा है। सुनो, एक विरोध का कारण किसानों का यह भी मंडी का मामला भी है। आखिर यह मामला है क्या? देखो, जो यह मंडी होती है तो यह जो मंडी हो गई, ये मान लो आपकी मंडी है। अब यहां पर कोई भी किसान जो इस मंडी में बेचना चाहता है अपने माल को, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, उसको इस मंडी में अपना रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कराना पड़ता है। अब मान लो कि ये मंडी नंबर ए है। भारत में बताना चाहूंगा कि इस समय लगभग 7000 एपीएमसीज अर्थात लगभग 7000 मंडियां इसमें भारत में काम कर रही हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि किसान क्या करेगा, किसान उस मंडी का अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। अब इस मंडी के अंदर आपको बहुत सारे यहां पर खरीदार होते हैं, जिनको हम लोग मिडिल मैन या इनको कहते हैं अड़हतिया। तो यहां पर होते हैं अड़हतिया या मिडिल मैन होते हैं। किसान गया, मान लो यहां पर उसने अपना यहां पर दुकान लगा दिया या यहां पर ट्रैक्टर लेकर के खड़ा हो गया। दलाल आते हैं तो वो क्या करेंगे, अड़हतिया इनसे यहां पर 1 2 3 4 लोग आ गए तो यहां पर हो जाएगी ऑक्शनिंग होगी। यहां पर नीलामी होती है, बोली लगती है। लेकिन बोली आप 1 रुपए 2 रुपए से लगा नहीं सकते। उस बोली के लिए एक प्राइस है जिसका नाम है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। कहोगे सर जी ये नई बात बड़ी सुना हम लोगों ने, एमएसपी यह है क्या? आखिर सुनो, भारत में जब 1965 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना FCI आई, तो यहां पर कहा गया कि किसान अपना फसल तो पैदा करता है लेकिन किसान बर्बाद हो रहा है, तो कम से कम सरकार को एक न्यूनतम मूल्य उसके निर्धारित करना चाहिए। अब ये न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का काम सुनो एक बॉडी करती है, जिस बॉडी का नाम है CACP। 1965 में कमिटी फॉर एग्रीकल्चर नाम से भारत की सरकार ने एक समिति बनाई थी। 1985 में इसका नाम बदल के कर दिया गया CACP। CACP मतलब हो गया कि कमिटी ऑन एग्रीकल्चर फॉर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कमिटी ऑन एग्रीकल्चर ऑन कॉस्ट एंड प्राइसेस। अर्थात कृषि लागत एवं मूल्य की समिति। कृषि लागत एवं मूल्य की समिति जैसे ही किसान के बुआई का समय होता है तो वहां पर क्या करती, CACP क्या करेगी, वो सबसे पहला काम यह करेगी, वो कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखती है कि किसान का कितना लागत लगेगा, किसान में कितने लोग वहां पर काम करेंगे। इन सब बातों को लेकर के वह एक कैलकुलेशन निकालती है, एस्टिमेट करती है, अनुमान निकालती है कि वास्तव में किसान को कितना पैसा यहां पर मिल जाना चाहिए। तो इसको क्या करेगा, वो CACP कोई अथॉरिटी नहीं है, यह एक रिकमेंडिंग बॉडी है। ये रिकमेंड करती है भारत की सरकार को, भारत की सरकार को रिकमेंड करेगी। भारत की सरकार के पास कैबिनेट की 6 कमेटियां हैं, उसमें एक कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स की कमेटी, उस कमेटी की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। उस कमेटी के पास CACP क्या करेगी, CACP के रिकमेंडेशंस उस कमेटी के पास जाएगी और वह कमेटी फिर उसको क्या करेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। इसको कहते हैं हम लोग
कि न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी। तो एमएसपी का निर्धारण अगर परीक्षा के हिसाब से पूछा जाए, एमएसपी का निर्धारण करता कौन है, तो भारत की सरकार का इकोनॉमिक आपका कमिटी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमिटी करती है। लेकिन रिकमेंड कौन करेगी, रिकमेंड करेगी सीएससीपी। सीएससीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया भाई, तो कमिटी ऑन एग्रीकल्चर ऑन कॉस्ट एंड प्राइसेस। कब स्थापित किया गया पहली बार सीएससीपी, 1965 में लाया गया। और इस समय 1965 में इसका नाम था कमिटी ऑन एग्रीकल्चर फॉर एग्रीकल्चर। 1985 में इसका नाम बदलकर हो गया सीएसीपी। अब सुनो, यहां पर मंडी पे वापस लौट के आ जाओ। अब ये जो सीएससीपी है, एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूं, तो देखो यहां पर यह हो गई आपकी मंडी। अब मंडी में जो किसान रजिस्टर्ड है वो पहुंच गया, किसान पहुंचा मंडी के अंदर। मंडी में बहुत सारे कौन हैं, तो यहां पर बहुत सारे आड़ती हैं, मिडिलमैन। ये आड़ती क्या करेंगे, अब यहां पर एमएसपी पर सबसे पहले किसान के उत्पाद की बोली लगेगी। मैं बताना चाहूंगा आपको कि भारत की सरकार ने 23 ऐसे कृषि उत्पाद हैं जिस पर एमएसपी देती है। इसमें से 23 में से बता दूं आपको कि 7 प्रकार के अनाज हैं, 7 प्रकार के आपके तेलहन हैं, और इसी तरीके से 5 प्रकार के दाल हैं, और 4 प्रकार के आपके वाणिज्यिक या कॉमर्शियल क्रॉप हैं। 7 प्रकार का हो गया सीरियल या अनाज, 7 प्रकार का हो गया आपको तेलहन, 5 प्रकार के हो गए दलहन, और 4 प्रकार का हो गया कॉमर्शियल क्रॉप, अर्थात जो आपके वाणिज्यिक क्रॉप हैं। तो कुल मिलाकर के ये 23 हो गए। 23 पर एमएसपी सरकार क्या करती है, वह अनाउंस करती है, और उसी एमएसपी पर आड़ती क्या करेंगे, पहले बोली लगाएंगे। अब मान लो 1 2 3 एक किसान है, तो यह किसान यहां से आ गया यहां पर, अब ये लोग बोली लगाएंगे। बोली कहां से लगेगी, एमएसपी से लगेगी। जिसकी बोली बड़ी होगी किसान उसको बेच देगा, और बेचने के बाद वह जो आढ़ती है वह फिर जाकर के दूसरे रिटेलर को बेचता है, या फिर स्टॉकिस्ट को बेच देगा। स्टॉकिस्ट फिर रिटेलर के पास चला जाएगा, या फिर एफसीआई, भारत सरकार के जो एफसीआई गोदामें हैं, फिर उसको दे देता है। इस प्रकार से देखो पूरा सिस्टम चल रहा है। अब यहां पर सवाल ये आ गया कि जब अब सरकार कह रही है कि भाई देखो आपकी कृषि की उपज है, आप यहां पर लाकर के बेचने को बाध्य हो, तो आप अपना माल अब यही बाहर बेच लो ना। अंदर में क्या दिक्कत है, अंदर में सुनो दिक्कत क्या सरकार के हिसाब से। सरकार कह रही कि सबसे पहले तो राज्य की सरकार को आपको कुछ न कुछ देना पड़ता है, कि राज्य की सरकार यहां पर कुछ न कुछ लेती है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर कुल मिलाकर के अंदर की बात करोगे तो पंजाब राज्य लगभग 14.5% वसूल कर लेती है किसान से। उसमें शेष है, बहुत सारे उपकर हैं, इसी प्रकार से आपका कृषि निधि कर है, बहुत सारे कर हैं। कुल मिला जुला करके बताना चाहता हूं 14.5% वसूल कर लेती है कौन, पंजाब राज्य। 11.5% हरियाणा राज्य वसूल कर रही है। हालांकि उसमें स्टेट का जो स्टेट का जो कहते हैं कि स्टेट जो टैक्स यहाँ पर लगा रही है इस पर, वह 2-2.5% ही है। लेकिन मिला जुला करके बहुत सारे छोटे छोटे टैक्स हैं। तो भारत की सरकार का कहना है कि किसान जो अंदर लेकर आता है उसे 14.5% देना पड़ रहा है। साथ ही साथ वह क्या करता है, वह अड़तिया को बेचता है, अड़तिया फिर जाके स्टॉकिस्ट को बेचते हैं, स्टॉकिस्ट फिर देता है रिटेलर को, रिटेलर से फिर कंज्यूमर पास जाता है, जाते जाते माल बहुत महंगा हो जाता है और किसान को कुछ मिलता नहीं। एक एस्टिमेट के अनुसार किसान को यहाँ पर मात्र 30% ही मिल पाता है, 70% बीच के लोग उसके उत्पाद का फायदा खा जाते हैं। आप कहोगे सर जी व्यवस्था इतनी बढ़िया है, सरकार इतना बढ़िया काम किया, तो फिर सरकार का इस प्रकार से विरोध क्यों हो रहा है, क्यों विरोध किया जा रहा? आखिर विरोध के देखो कुछ कारण हैं, हम लोग उस पर विचार करते हैं। अभी विरोध का देखो पहला कारण, किसानों का कहना है कि जब इस प्रकार की व्यवस्था लागू हो जाएगी कि कोई भी किसान कहीं भी बेचने लगेगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, धीरे धीरे मंडी
समाप्त। आप कहोगे मंडी समाप्त, बाहर बेच लो कहीं भी, जहां खड़े हो गए मंडी हो गई। नहीं मेरे भाई, इस मंडी में किसान को कम से कम एमएसपी से ही बोली शुरू होती है, लेकिन बाहर में उसको कोई भी किसी भी दाम पर, जिस पर भी यह हो जाएगा खुला बाजार, जिस पर दोनों मोल भाव हो जाएगा, मोल भाव से होगा, जहां पर दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगे वहीं पर उसको बेचना पड़ेगा। आप कहोगे मंडी तो सर है ना भी, तो फिर वो बाहर ना बेचकर सीधे मंडी में आके बेच दे। अगर बाहर माल अच्छा बिक रहा है तो बाहर बेचे, मंडी में अच्छा तो मंडी में बेच दे। नहीं, किसानों का दर्द कुछ और है। किसानों का यह कहना है कि ठीक है कि हम बाहर लगे बेचने, क्योंकि हमें सस्ता पड़ेगा बाहर बेचना, बाहर बेचेंगे फायदे का सौदा होगा, लेकिन जब हम मंडी के बाहर बेचने लगेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे मंडी समाप्त होने लगेगी। और जब ये मंडी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी तो राज्य की सरकार भी इसको मेंटेन नहीं करेगी, क्योंकि राज्य को भी मंडी से कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ उनका टैक्स होता है, तो ये उनको भी जब हो जाए नहीं होगा तो रख रखाव नहीं होगा, लोग मंडी में जाएंगे नहीं, तो क्या होगा, मंडियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और फिर क्या होगा, फिर वही होगा जियो वाला हाल कि जियो पहले हमें ऑफर दिया कि भैया आप अनलिमिटेड इंटरनेट इस्तेमाल करो, एक पैसा हम ना लेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद फिर छोटा सा प्लान लेकर आ गए और धीरे धीरे ये हो गया कि आपने देखा कि किस प्रकार से वोडाफोन, एयरटेल, सारी कंपनियां ध्वस्त हो गई थी। और इन्होंने फिर क्या किया, जब ये कंपनियां ध्वस्त हो गई तो उन्होंने फिर अच्छा खासा चार्ज रख दिया। तो किसानों का कहना है कि शायद हमारे साथ भी यही होने वाला है कि पहले मंडी बर्बाद और इसके बड़े बड़े घराने क्या होंगे, वो सब हमारे माल औने पौने दाम पे खरीद के ले जाएंगे। एमएसपी तो होगी नहीं, मतलब एमएसपी होगी भी तो मंडी के अंदर होती है, बाहर में कौन सी एमएसपी होगी, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। बस किसान का यही रोना है इसमें। तो देखो, मेरा यहां पर पहला तो यह हो गया, इस पर मैं अपनी विचार दे दूं। मेरा यहां पर विचार यह है कि वास्तव में सरकार का यह कदम बहुत अच्छा है, आपने यह खुला हुआ पूरी दुनिया है, आपने खोल दिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन गलती क्या है कि अगर किसान ये कहता है कि भाई साहब एमएसपी को लिख दो ना कि हमें कोई भी व्यक्ति एमएसपी से नीचे खरीद ना पाएगा। सरकार कह रही है, क्या इसके पहले कानून में कहीं एमएसपी लिखा हुआ था? ये तो प्रशासनिक निर्णय है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, क्या इसके पहले आपने इस प्रकार का सिस्टम लाया था क्या? जब आप ये सिस्टम लेकर आ रहे हो तो किसान को एमएसपी आप लिख करके दे दीजिए कि आप किसान का कोई भी माल एमएसपी के नीचे खरीद नहीं पाएगा। तो मेरा कहना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार के द्वारा ये बनाया गया अधिनियम किसानों के लिए वरदान साबित हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात है, आप तो कहते हो मोदी है तो मुमकिन है, फिर आप क्यों इसको करते हो? आप लिख के दे दो कि भारत में एमएसपी के नीचे कोई माल नहीं खरीदेगा किसान से, तो किसान भी खुश और आपके सरकार को भी इसका काफी फायदा मिलेगा, देश को भी फायदा मिलेगा, आपको लोग दुआएं देंगे, क्योंकि आप ऐसे भी किसानों के मित्र माने जाते हो, आप ऐसे भी मजदूरों के मित्र माने जाते हो। तो किसानों का एक छोटा सा दर्द है, इस दर्द को जरूर दूर किया जाना चाहिए। देखो, दूसरा जो है, जो किसानों का दर्द है उसको समझो। इस अधिनियम में, जो यह अधिनियम मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, पहला वाला, उसमें एक दूसरी बात भी है। इसमें अगर यह है कि मान लो कि जब बाहर में खरीद बिक्री हो गई और उस खरीद बिक्री में हो गया कोई विवाद, कोई डिस्प्यूट हो गया, तब क्या होगा? आप कहोगे सर जी डिस्प्यूट हुआ तो है ना, कोर्ट है, कोर्ट में आदमी चला जाएगा। नहीं भाई, यह अधिनियम कुछ और कह रहा है। यह अधिनियम कह रहा है कि अगर विवाद हुआ तो विवाद की स्थिति में आप जाओगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम के पास। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया आपको कि इसमें प्रावधान किया गया है कि जब आपकी खरीद बिक्री होगी तो वहां पर किसान को, अगर मान लो कि सीट्स वाले हैं या मतलब 20 वाला है, तो 2/3 पैसा तुरंत देना है खरीदने वाले को, और 1/3 जो पैसा बचेगा तो उसमें कह दिया गया कि 3 दिन के अंदर पैसा उनको दे दे। तो मान लो कि अगर यहाँ पर किसी प्रकार से मूल्य को लेकर कोई विवाद हो गया, तो विवाद की स्थिति में पहले तो आप कोर्ट में जा सकते थे यहाँ पर इस वाले मामले में, लेकिन अब यहाँ पर है एसडीएम के पास अब जाएंगे, और एसडीएम क्या करेंगे, वो बनाएंगे कॉन्सिलिएशन
कमेटी बनाएंगे, एक सुलह वाला कंसलेशन बोर्ड बनाएंगे, मतलब समझौता बोर्ड। और ये समझौता बोर्ड क्या करेगा, वो फैसले देगा। हालांकि इस फैसले को 30 दिन के अंदर आप चाहोगे तो आगे कलेक्टर या जो अथॉरिटी होगी, आगे की अथॉरिटी, वहां पर आप अपील कर सकते हो। तो किसानों का एक कहना है कि पहले तो हमारे पास कोर्ट थे जाने के लिए, अब आपने एसडीएम को के पास भेज दिया, अधिकारियों के पास। जाहिर सी बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों से पहले से ही हमारा भरोसा टूटा हुआ है, इसलिए हमें न्याय नहीं मिल पाएगा शायद। तो किसान यहाँ पर इस कारण से भी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस सिक्के का एक पहलू और भी है कि भारत में सिर्फ 95%, सॉरी, जो 2014 में भारत के जो कृषि मंत्री थे उस समय शांता कुमार, उनकी एक कमेटी बनी थी। शांता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिर्फ 6% ऐसे लोग हैं जिनको एमएसपी का फायदा मिलता है। 94% ऐसे लोग हैं जिनको एमएसपी का फायदा नहीं मिलता। 94% लोग अपना माल बाहर में ऐसे ही बेच देते हैं। तो क्या यह जो विरोध है, क्या यह विरोध किसानों के द्वारा किया जा रहा सच में? क्या यह विरोध राजनीतिक नहीं है? तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि यहाँ पर यह जो विरोध है, इस विरोध में सबसे अधिक अड़तियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। क्योंकि जो पंजाब और हरियाणा में किसानों ने रैलियां निकाली, उनमें देखा गया कि जो ट्रैक्टर थे उन ट्रैक्टर पर नंबर भी पड़ा हुआ नहीं था। जाहिर सी बात है यह एक प्रायोजित विरोध है, इसमें शायद किसान कम भाग ले रहा है। दूसरी बात यह है कि जिस कैबिनेट मंत्री जो थी हरसिमरत कौर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लोग कह रहे हैं कि देखो कितना खराब बिल होगा, इस्तीफा दे दिया। पता है आपको, अगर हरसिमरत कौर की भावनाएं सही होती तो उनको इस्तीफा उस समय देना चाहिए था जब ये ऑर्डिनेंस सरकार लेकर आ रही थी। लेकिन जब किसानों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और उनके गांव में पेड़ों पर लोगों ने लिख दिया कि जो इस बिल का विरोध नहीं करेगा हम उसको गांव में घुसने नहीं देंगे, तब उनको उनकी नींद खुली और उन्होंने इसका विरोध आरंभ कर दिया। मत कहने का मेरा मतलब यह है, किसानों के लिए कोई नहीं मर रहा, ये सब अपनी अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। हालांकि भारत की सरकार निश्चित रूप से उसकी आर्थिक नीतियां मुझे कभी समझ में नहीं आई, मैं आपको बोलना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर भारत की सरकार ने यहां पर एमएसपी को मेंशन कर दिया तो निश्चित रूप से यह अधिनियम एक बहुत अच्छा अधिनियम है। किसानों को फायदा मिलेगा, किसान को अपनी मर्जी के हिसाब से बेचने की छूट मिल जाएगी। लेकिन साथ ही साथ वहां पर एमएसपी को लाना जरूरी है। नहीं तो अगर एमएसपी हम नहीं लाएंगे तो इसका सीधा मतलब यह है कि हमारी जो यहाँ पर जो इरादा है उस इरादे में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खोट है। क्योंकि हम सही इरादे से अगर बिल लेकर आते तो निश्चित रूप से इसमें एमएसपी को निश्चित रूप से ऑब्लिगेटरी बनाया जाना चाहिए था। दूसरा यहां पर जो बिल है, सॉरी अधिनियम है, उस अधिनियम का नाम है, उस अधिनियम का नाम है किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य संवर्धन मूल आश्वासन अनुबंध एवं कृषि समय अधिनियम। देखो बहुत बड़ा है, बस इसको मैं ऐसे बता देता हूं। इसको आप कह सकते हो कि यह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जल्दी खत्म करने वाला हूं मैं इस सेशन को। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप कह सकते हो। अब इसमें क्या है कि सरकार ने कहा कि देखो भाई, कि जैसे ही किसान अपने फसल की बुआई शुरू करेगा वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करेंगी, वह सीधे सीधे आ करके इस मामले पर किसान से खरीदारी करेंगे, किसान से जो है पहले कर लेंगी, बुआई के समय ही कर लेंगी अनुबंध है। कि किसान अपना यह उत्पाद जब तैयार होगा तो कितने में बेचेगा, तो उस समय पहले ही जब इसका अनुबंध हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आप कोई भी ले सकते हो कि जैसे मान लिया जाए कि कोई भी कंपनी है जो एग्री कंपनी है और वह किसानों का कुछ
बनाना चाहती है, आटा वाटा लेकर के बनाना चाह रही है, मान लो बिस्किट कोई कंपनी है तो आटे को लेकर कुछ बनाना चाह रही है, तो क्या करेगी, गेहूं की आपकी फसल शुरू होने के पहले वह किसान से अनुबंध कर लेगी कि आपकी फसल तैयार होगी तो हम इसको 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ले लेंगे। यहां पर बताना मैं चाहूंगा कि अनुबंध के लिए न्यूनतम रखा गया है एक सीजन के लिए, या न्यूनतम एक सीजन के लिए आपको करना पड़ेगा अनुबंध, और अधिकतम है 5 साल। लेकिन अगर 5 साल तक किसी से आपने अनुबंध कर लिया और आगे सब सही रहा तो आप आगे फिर अनुबंध उसके साथ में कितने भी समय के लिए कर सकते हो। तो इस यहाँ पर यह भी है कि अगर मान लो कि बीच में किसी प्रकार का विवाद आया तो विवाद के लिए वही स्थिति है कि वहां पर सीधे सीधे आप एसडीएम के पास जाओगे, एसडीएम कंसलेशन कमेटी बनाएगा, वह वहां पर निर्णय देगी, 30 दिन के अंदर उसकी अपील की जा सकेगी। अब आप पूछोगे सर इसमें क्या ऐसी खराब, इसका विरोध क्यों हो रहा है? मेरे हिसाब से यह बहुत ही सही आप अधिनियम है। इस अधिनियम में विरोध करने जैसी कोई बात नहीं है। बस यहाँ पर यह है कि जो ये प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाने की बात हो रही है, अगर यह कोर्ट होता सीधे सीधे कि जो न्यायपालिका की कोर्ट है वहां पर न्यायपालिका के पास जाकर के अगर न्याय की बात होती तो शायद किसानों के हित में ज्यादा होता। लेकिन बड़े बड़े लोग जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब अधिकारियों के पास मामला जाएगा हो सकता है कि उनको वहां पर सही से न्याय न मिल पाए। हालांकि यह कहा गया कि जो कंसलेशन कमेटी होगी उसमें ध्यान रखा जाएगा कि दोनों पक्ष के ठीक ठाक प्रतिनिधि वहां पर रहें। तीसरा आपका कानून है वह है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1955। और यह जो है यह अधिनियम हो गया है ये 2000। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम आपका यहां पर आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम क्या हो गया 2020। सुनो, भारत की सरकार ने ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए 1955 में एक कानून बनाया था, जिस कानून का नाम था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। और इस अधिनियम में दवाइयां, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अनाज, आलू, प्याज, कुछ ऐसे जीवन की आवश्यक वस्तु थे जिनके बिना जीवन चलना संभव नहीं है। कहा गया कि इनकी ब्लैक मार्केटिंग न हो सके, इसलिए कहा गया कि एक लिमिट से अधिक यहां पर लोग इसका भंडारण नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आवश्यक वस्तु संशोधन नियम 2020 आया है, इसमें इसको कहा गया कि नहीं, अब ये कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी चाहे वह यहां पर क्या कर सकता है, वह इसकी होर्डिंग कर सकता है, वह उसका भंडारण कर सकता है। भंडारण की जो लिमिट है वो भंडारण की लिमिट आलू, प्याज, अनाज पर से हटा दिया गया। हालांकि दवाइयां अभी भी आवश्यक वस्तु के रूप में है, पेट्रोलियम अभी भी आवश्यक वस्तु के रूप में है, लेकिन कहा गया कि जो आपके आलू है, प्याज है, अनाज है, इनको कहा गया आवश्यक वस्तु के लिस्ट से इनको हटाने की बात करती। 9 वस्तुएं यहां पर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत इसमें है। तो कहा गया कि इसमें से आलू, प्याज जो अनाज होंगे वो सब हट जाएंगे। और अगर मान लो युद्ध की स्थिति होती है या फिर मूल्य बढ़ता है तो कैसे? तो मान लो कि पिछले 12 महीनों में से अगर देखा जाए तो 12 महीने में अगर मान लो कि 100% मूल्य बढ़ गया आपके जो आलू, प्याज इत्यादि है इनके, और जो गलने सड़ने वाली चीजें नहीं है उन पर अगर 50% बढ़ता है, या फिर पिछले 5 सालों का औसत लिया जाए तो उस पर अगर ये मूल्य बढ़ गया, इनमें से जो भी कम होगा तो वहां पर क्या करेगी, तो सरकार अगर युद्ध या फिर इस प्रकार की बातें होंगी तो वहां पर
वो लिमिट लगा सकेगी कि आप आलू प्याज अनाज पर भी एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं रख पाओगे। सुनो, किसान कह रहा है कि भैया ये बहुत ही बुरा मामला है, क्योंकि क्या होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करेंगी, वो अपने अपने माल गोदामों में इसकी होर्डिंग करके रखेंगी, और इसका परिणाम यह होगा कि जब हमारी फसल तैयार होगी उसी समय ये बाजार में इसको झोंक देंगे, तो पहले से तो हम बर्बाद लोग रहते ही हैं, हम और बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये बाजार में आएगा तो हमारी वस्तुओं की मूल्य कम हो जाएंगे अपने आप, और कम हो जाएंगे तो औने पौने दाम पे खरीद कर हमें दोहरी मार कर देंगे। तो मेरे मिला जुला करके यह है, इसलिए किसानों का विरोध हो रहा है। और भारत की सरकार ने ये जो तीनों अधिनियम लाया, ये तीनों अधिनियम देखने समझने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो अंतर्निहित बातें हैं वो कुछ चुभने वाली है। भारत के किसान को मैं कहूँगा कि उनको उनके साथ न्याय होना चाहिए, और भारत की सरकार जो तीनों अधिनियम जो है, इसमें जो कुछ भी बहुत अच्छा अधिनियम है, लेकिन इसमें जहाँ जहाँ भी किसानों के पॉइंट हैं उस पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ये ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। कितने मिनट का हो गया?